नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी की कमान उनके हाथ में है और इसी दौरान उनका एक इंटरव्यू जो है जल्द ही जो है आप सब भी देख पाएंगे। एएनआई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर बात की, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो, चाहे वो जिस तरीके की बयानबाजी उनके खिलाफ की जा रही है उसे लेकर हो, चाहे डीएमके को लेकर हो, हर एक पहलू को, हर एक चीज को जो है उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और साथ ही साथ कांग्रेस को आईना दिखाने का काम भी किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंटरव्यू देते नजर आए, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि उनके पास बड़े प्लान्स हैं, लेकिन इन प्लान से किसी को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये किसी को डराने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये आगे के लिए काम करने के लिए, विकसित भारत को और बेहतर बनाने के लिए किए गई है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर पर जब इनसे सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भी जिक्र करते नजर आए और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था। फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें। हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ, इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे। अगले टर्म में गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। देश के लोग दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं। मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रही। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है। कहा यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। अब प्रधानमंत्री जी, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया जिसके बारे में पूछना चाहूंगी। एक तो वो जब आरबीआई में जब आपने कहा 2014 विजन वगैरह की बात कर रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। एक वो नर्वस होते हैं जो दूसरी जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है, वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूं कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है।
क्योंकि मैं देखता हूं मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं। हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूं। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे। तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं। उन्होंने जो है राम मंदिर पर भी ये बात कही और उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो है विपक्ष के लिए एक हथियार था, जिस हथियार को उपयोग करना चाहते थे, लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद ये हथियार उनके हाथ से खत्म हो गया। यही नहीं, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की बयानबाजी जो है की जाती थी, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से तरह तरह की बातें कही जा रही थी, हाल फिलहाल में डीएमके के कई सारे नेताओं ने सनातन धर्म पर जिस तरीके का बयान दिया था, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिक्रिया जो है दी गई। और इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएमके का जन्म सनातन धर्म के खिलाफ बोलने से हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है, आखिर क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस उनके बयानों को समर्थन देने के लिए जो है बाध्य है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत दुखद बात है कि आज के वक्त में कोई कमिटमेंट नहीं है, एक शब्द के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से पुराने वीडियोस जो है लीडर्स के सर्कुलेट होते रहते हैं, जहां पर उनके बयान बहुत कंट्राडिक्टरी है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक के अंदर अपनी बातों की वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने एक पॉलिटिशियन को ये बोलते हुए सुना था कि एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, और जब उन्हें मौका मिला, 5-6 डिकेड्स तक वो थे, 5-6 दशकों तक थे, तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जो है गरीबी नहीं हटा पाए, गरीबी कैसे हटेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एक व्यक्ति इस तरीके के बयान कैसे दे सकता है जो ये कहता था कि एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। यही नहीं, एलन मस्क भी जल्द भारत आने वाले हैं, भारत का उनका दौरा होने वाला है। तो ऐसे में जब एलन मस्क से जुड़ा हुआ सवाल उनसे पूछा गया और कहा गया कि एलन मस्क जो है जल्द भारत का दौरा करेंगे, तो क्या हम टेस्ला और कई सारी जो और भी कंपनियां हैं वो देखेंगे, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूं। मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूंगा। मैं अफसरों को पहले से काम देता हूं, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी पे पूछना था मुझे। हाँ। अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ। और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था, और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव लिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसका काफी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन दिए 2-2, 2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें डुएबल हैं, कौन सी चीजें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं? उसको मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीजों को बताऊंगा तो शायद कोई इसको गलत अर्थ में ले लेगा।
तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। जी लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित किया। एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है। जी मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूं। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके मैं चाहूंगा कि स्टेट उस पर काम करे। स्टेट को क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सभी नहीं, पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके ये काम देश का है। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा है कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए। उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा, उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूंगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया इसमें। उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा। एक 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना के अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूं जी। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। यूएपीए बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में किया। इतना ही नहीं, पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपया लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूं, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन का क्या काम करना वो हैफाजत नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है? पहली बात है, उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इंपॉर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहां तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहां दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, जो एलन मस्क है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं, बड़े सपोर्टर हैं। तो ऐसे में क्या मोदी जी से मिलने के लिए वो आ रही हैं, जिस पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलन मस्क मोदी के सपोर्टर है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो भारत के सपोर्टर है, ये ही असल बात है। वो इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने कहा कि मुझे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा किसी का भी लगा हो, लेकिन पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की होनी चाहिए, ताकि मेरे
देश के नौजवानों को रोजगार मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एलन मस्क की जो एंट्री है वो इंडियन मार्केट और जॉब क्रिएशन में भी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि ये मामला जो है यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का काफी जो है अगर आप कहेंगे मुद्दा बना। विपक्ष ने भी इन मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी घेरा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो है कहा कि इन्हें फंडिंग मिली है, बीजेपी से फंड से जो है काम कर रही है, फंड से चीजें उनकी चल रही है। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात किया और उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको क्या मनी का ट्रेल मिल रहा है, आखिर किस कंपनी ने इसे दिया है, आखिर उन्होंने इसे कैसे दे दिया, कहां पर उन्होंने इसे दे दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ऑपोजिशन इसके बारे में सोचेगी, ईमानदारी से सोचेगी, तो फिर वो रिग्रेट करेगी, अफसोस करेगी कि आखिर हमने ये चीजें, ये बातें क्यों कही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर बात करते नजर आए। जैसे कि हमने आपको कहा, राम मंदिर हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, एलन मस्क हो, डीएमके हो, सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी हो, सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर जो है बात की और अपने तरफ से इन मामलों पर वो प्रतिक्रियाएं जो है वो देते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। एफआईआर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात है, उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इंपॉर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहां तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहां दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे। जब मेरा मौका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। 3 तलाक कितने ही चीजों से गुजरा, पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके पर क्या भरोसा करें। ये तो एक बार एक बोलते दूसरे लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भाई ये था, मैं सोचा था
नहीं कर पा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है, और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं, और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूं। मोदी जी, आप भरोसे की बात करते हैं, जब भी हमारे कैमरा टीम्स जहां भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि जो मतदाता हो या कैंडिडेट हो वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। तो हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहां पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? ऐसा है कि देश ये कहता है, और जो मैं खुद भी फील करता हूं, कि ये मां भारती का बेटा है, ये मां भारती का संतान है। उससे ज्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं, न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत मां का संतान है, मां की सेवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है, और जब इलेक्शंस आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी तुम पापी। कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया, इसलिए वो पापी है। बीजेपी कहती है कि न्योता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं, इसलिए आप पापी हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया, और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए, वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है, और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए, राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया, तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। दूसरा, इनकी प्रकृति, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्थाएं, भारत का मूलभूत जो पिंड है, उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश